रिप्रोड्यूस किया जा सके। ऊपर वर्णित मतलब ऊपर जितने भी सामग्री दिए गए हैं वो सारे पर कॉपीराइट लाया जा सकता है, कॉपीराइट लिया जा सकता है। अब इसमें इसका जो मालिक कौन होता है, जैसे कॉपीराइट के बारे में आप पता चल गया, इतनी सारे मैंने जो लिस्ट गिना दी ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें कौन कौन मतलब क्या कहते हैं, इसके मालिक कैसे होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी मौलिक कृति की रचना करता है तो वह उसका कॉपीराइट होल्डर होता है। जब किसी चीज़ को कोई बनाता है, चाहे धुन हो चाहे कुछ भी हो, तो वो उसका मालिक होता है, यानी उस कृत पर उस व्यक्ति का मालिकाना हक होता है। अगर अधिकार की बात करें तो कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत कॉपीराइट धारक को निम्न अधिकार दिए गए हैं। जो कॉपीराइट धारक होता है उसको निम्न अधिकार दिए हैं। कृत को आंशिक या पूर्ण रूप से पुनर्उत्पादित करना, प्रतिलिपि बनाना, फोटोकॉपी जिसको बोलते हैं, या कॉपी बनाना, सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना, फिल्मांकन करना, कृत से संबंधित कोई भी फिल्म या वीडियो बनाना, ध्वनिकरण करना या गाना या संगीत बद्ध करना, किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना, डिजिटल रूप में संग्रह, किसी को उपयोग हेतु अनुमति देना, कॉपीराइट का हस्तांतरण करना, किसी को किराए पे देना या बेचना। अवधि, अब इसके बाद जो आती कॉपीराइट की अवधि क्या होता है, टाइम क्या होता है। जब कोई रचनाकार किसी कृत या निर्माण करे तो उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित या संसूचित करता है तो उसी वक्त उस कृत पर रचनाकार का अधिकार कॉपीराइट हो जाता है और यह अधिकार उसकी मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक बना रहता है। यानी कि कॉपीराइट होल्डर की मृत्यु के 60 दिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, 60 वर्ष तक उस कृत पर उसके अधिकार का कॉपीराइट रहता है। अगर किसी की मौत हो जाती है, अगर किसी चीज़ को लेकर उस पर अगर कॉपीराइट उसने ले रखा है तो उसके मरने के 60 साल तक भी उसका ही अधिकार होता है। अब सवाल यह है कि कॉपीराइट का उल्लंघन कैसे होता है, यानी कि क्या करने पर उल्लंघन माना जाता है, कॉपीराइट का वायलेशन माना जाता है। तो इसके मुताबिक जैसे किसी ने कोई भी धुन बनाया, कोई चीज़ किसी ने बनाया है, आइए उसमें देखते हैं तो कैसे होता है। प्रतिलिपि बनाना, किसी भी चीज़ की कॉपी बनाना या डुप्लीकेट बनाना, आंशिक रूप से कॉपी, नकली या चोरी करना, जैसे भी बदलाव करके तोड़ मरोड़ कर फिल्म फिर से बनाना, प्रकाशित करना, सार्वजनिक रूप से पब्लिश करना, भाषांतरण करना, किसी और भाषा में अनुवाद करना, किसी अन्य माध्यम से बदलना, डिजिटल माध्यम से बदलना, व्यक्तिगत लाभ अथवा व्यावसायिक उपयोग में प्रतियां तैयार करना, किराए पर उपलब्ध कराना। ये सारे कॉपीराइट वायलेशन के मतलब फैक्ट हैं, ऐसे तत्व हैं, बिंदु हैं जो कॉपीराइट को वायलेट करते हैं। अब देखिए इसको सही तरीके से इसको फेयर यूज़ करने का तरीका क्या है। आपने अपने फेयर यूज़ पॉलिसी के बारे में अगर सुना होगा तो इसमें दरअसल कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट को कुछ शर्तों के अधीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है और ऐसा करने से कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन सवाल यह है कि यह शर्तें कौन कौन सी, आइए जानते हैं। किसी कृत का प्राइवेट या निजी उपयोग जिसमें अध्ययन या अनुसंधान में शामिल हो या नियम, तो उस पर कंप्यूटर प्रोग्राम पर कॉपीराइट लागू नहीं होता है। जैसे आप कृत या प्राइवेट या निजी उपयोग, किसी कृत को समालोचन या समीक्षा, समसामयिकी घटनाओं तथा क्रियाकलापों की रिपोर्ट तैयार करना जिसमें सार्वजनिक रूप से दिए गए व्याख्यान भी शामिल है, किसी ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियां बनाना जिसके लिए लाइसेंस अथवा अनुमति प्राप्त हो, सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध सामग्री का अस्थायी रूप से भंडारण स्टोरेज करना, गैर वाणिज्यिक व्यक्तिगत उपयोग के लिए वैध रूप से लीगल तरीके से खरीदी गई प्रति से कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रति तैयार करना, न्यायिक कार्रवाई की रिपोर्ट हेतु किसी कृत का पुनर्उत्पादन करना, विधानमंडल के किसी सदन के सचिवालय द्वारा जारी किसी कृत या उस सदन के सदस्यों के उपयोग के लिए पुनर्उत्पादन करना, किसी विधि कानून द्वारा जारी किसी प्रमाणित प्रति में किसी भी कृत का पुनर्उत्पादन करना, किसी भी प्रकाशित साहित्य या नाट्यकृत के यथोचित उदाहरणों का जनता के सुपठन
सुपठन में उपयोग करना, परीक्षा में के प्रश्नों में उत्तर में पुनरुत्पादन करना, किसी शिक्षण संस्था के क्रियाकलापों में किसी भी साहित्यिक निष्ठे से संगीत या कृति में, फिल्म में, चलचित्र या ध्वनि में प्रस्तुतिकरण करना, ये कॉपीराइट को वायलेट नहीं करता, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। हम बात करेंगे अब कॉपीराइट बोर्ड, जाइएगा नहीं, पूरी डिटेल बताएंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अगर कॉपीराइट बोर्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो संबंधित वाले सर्वोच्च संस्था यानी कि यह सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करती है, जिसमें कॉपीराइट संबंधी मामलों का निपटारा किया जाता है। इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का मौजूद भावी अथवा पूर्ण न्यायाधीश जज होता है। इसके अलावा बोर्ड में 2 सदस्य होते हैं, साथ ही कई अधिकारी व कर्मचारी होते हैं जो बोर्ड के कामकाज में मदद करते हैं। इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति अध्यक्ष के परामर्श पर सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार पे किया जाता है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय में एक कॉपीराइट रजिस्टर होता है, जिसमें कृति का नाम, शीर्षक, रचयिता का नाम, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का तारीख, कॉपीराइट धारक का नाम, पता, कृति, ये सब विशेषताएं दी जाती हैं। और रजिस्टर हमेशा कॉपीराइट ऑफिस में मौजूद रहता है, जिसे पेटेंट संबंधी जानकारी होती है। लेकिन सवाल यह कि पेटेंट के लिए क्या करना पड़ता है? या बहुत आसान है। दरअसल किसी भी कृति को पेटेंट करवाने के लिए आपको निर्धारित प्रारूप आवेदन देना पड़ता है, यानी कि कृति का नाम, शीर्ष, प्रकाशक, सारी प्रकाशक का नाम, कॉपीराइट होल्डर का नाम, ये सब सारी चीज़ें देनी होती है। अब देखिए, कॉपीराइट सज़ा और उसके उल्लंघन के बारे में बात करते हैं। अगर उल्लंघन होता है तो सज़ा क्या होगा? अब आम बात करते हैं, अगर यानी कि जब कोई कॉपीराइट का उल्लंघन अपराध करता है तो उसे कॉपीराइट का दोषी माना जाता है और उसे क्या क्या सज़ा मिल सकती है। अगर कोई कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उसे कम से कम 6 माह से अधिकतम 3 साल तक की जेल हो सकती है। 50,000 रुपये से अधिक, 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई ऐसा बार बार करने का या दोबारा या तिबारा करता है तो कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल से लेकर 3 साल तक की जेल, कम से कम 1 लाख से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की अति उल्लंघनकारी प्रति क्रैक्ड मोड वर्जन अपने कंप्यूटर को जानबूझकर उपयोग करेगा तो वो कम 7 दिन और अधिकतम 3 साल तक के जेल और कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भर सकता है। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, आशा करता हूँ, और काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कोई आप लोगों का डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वो डाउट मैं आपका क्लियर करूँगा। और एक चीज़ और, वीडियो में ख़त्म करने से पहले DMCA क्या होता है, जो कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, के बारे में DMCA के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यह एक ऐसा कॉपीराइट लॉ है जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए बनाया गया है। दरअसल ये ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर के हितों की रक्षा करता है। तो ये भी 1957 में ही, इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन कॉपीराइट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण है। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लागू किया था। इस कानून को मकसद डिजिटल कंटेंट को प्रोटेक्ट करना। दरअसल इसकी बाकी वीडियो में कोशिश करूंगा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बनाऊं। और ये वीडियो चूँकि काफ़ी बड़ी हो रही है तो मैं नहीं चाहता हूं ना कि आप लोग बोर हों, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में ये वीडियो बनाऊंगा, सेकंड पार्ट में। तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया जाए। तो आने वाली जो मेरी वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें सारा बताया जाएगा। और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से भी समझ भी रहे होंगे। तो आने वाले समय में एक बेहतरीन वीडियो फिर लेके आएंगे, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ। एक बार अगेन बोल रहा हूँ, जय हिंद।